गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था YouTube पे कि MPPSC का भी कुछ बताओ। 19 जून को बैठ रहे होंगे ना आप लोग एग्जाम में? हैं कोई लोग MPPSC वाले दे रहे हैं MPPSC? नहीं? अच्छा, तो उसका भी कुछ बताते हैं आपको, पर इसमें अलग से बताने जैसा कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत ही लोकल जो MP की न्यूज़ है वो तो आपको करना पड़ेगी खुद। जो MP लेवल का GK है वो आपको हम सोर्सेज बता देंगे, इनसे आप कर लो। हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला सामान्य अध्ययन निकला हो नया तो वो ले लो। ऑथेंटिक बुक्स रहती हैं। प्रमिला कुमार भौगोलिक मध्य प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन वो खरीद लो। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो न्यूज़ देने वाले रोजगार निर्माण हैं समाचार पत्र, उसको देखो। तो बहुत छोटी छोटी न्यूज़, उसमें जिलों तक की न्यूज़ दी होती है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया होता है। कई बार कोई चीज़ देवास में बहुत ही लोकल लेवल पे हो रही है तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता, बड़े खबरों में नहीं आती, लेकिन वो उसमें आ जाती है। सप्ताह भर में वीकली न्यूज़पेपर है वो, उसमें आ जाता है। ऐसी चीज़ें नोट करते जाइए तो उससे भी एक इकट्ठा हो जाता है। और ये IAS के इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इतनी बारीक चीज़ें आपको UPSC के इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो जो महान लोग हैं मध्य प्रदेश के, देश भर में दुनिया भर में कलाकार हैं, स्पोर्ट्स में हैं, म्यूज़िक में हैं, और भी तमाम चीज़ों में, खेल, ये जो पुरस्कार मिलते हैं राइटर के तौर पे, तो उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन लोग हैं जिनको प्राइज़ मिले हैं। तो इनका कलेक्शन करते रहना चाहिए, साल भर करते रहने वाला काम है ये कोई परीक्षा के दिनों में इकट्ठा नहीं होता इतना सारा चीज़। YouTube चैनल देखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, केवल व्यूज़ पे और उस पर मत जाइए, थोड़ा उसके पढ़ाने के स्टैंडर्ड पे भी देखिए कि क्वालिटी है तो उससे पढ़ सकते हैं, समय बच जाएगा आपका। सुन सकते हैं उसको, क्योंकि इधर आप सुनते जाएंगे चीज़ें, पर क्रॉस चेक भी करते रहिए। अगर ज़्यादा गलतियां मिले, 1 घंटा अगर आपने किसी को सुना और 5 गलतियां निकल गई तो फिर इसका मतलब और भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, फिर ऐसे आदमी को अवॉइड कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे को पकड़िए जो सबसे कम गलतियां करता हो। 1-2 गलतियां 1-आध घंटे में तो चलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलतियां करेगा तो फिर आपके कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे और गलत चीज़ें याद होने से फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम लोग ये वाला काम नहीं करा पाएंगे आपको, ऐसे ऑब्जेक्टिव रटवाने वाला कि हम कहते हैं चंबल नदी कहाँ से निकलती, कौन से जिले से, तो 4 जिले हम यहाँ बोलें, फिर आप हाथ खड़ा करो, फिर आप खुश हो जाओ और हमको बहुत बुरा लगे कि सबको आता है। ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। ये इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती, ना ही ये कोई टीचिंग का स्टाइल है, ना कोई लेक्चर है, ना कोई एनालिसिस है। हाँ, पर MPPSC में ये चीज़ें काम करती है, ध्यान रखिए। जो लोग इन चीज़ों में पढ़े रहते हैं वो पास भी हो जाते हैं, पर वो मेंस में जाकर अटक जाते हैं। मेंस उनके बस का नहीं है। ऐसे लोग केवल प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस कतई नहीं निकाल पाते, बाहर फेंक जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से बाहर फेंकते हैं, बहुत बुरी तरीके से। 400-500 से ज़्यादा नहीं आते। 700 कट ऑफ होता है तो उनका 400-500 से ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो हवा ही नहीं लगती उनको, मेंस में उनको मार्क्स ही नहीं मिलते। तो जो हम तैयार करते हैं वो मेंस में भी मार्क्स लेके आता है और प्रीलिम्स में तो लाता ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो छोटी छोटी चीज़ें तैयार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये सब सवाल आ जाते हैं। बाकी मैं टर्निंग पॉइंट्स जो आपको बड़े बड़े बताता हूँ वही सवाल बनते हैं। फिर हम कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी बीच बीच में बताते जाएंगे। जब आप UPSC की तैयारी करते हो तो कल्चर में आप सब चीज़ें पढ़ते हो, जैसे एंशिएंट जो स्टोन एज वाली कल्चर की बात करते हैं, पैलियोलिथिक कल्चर, तो आप कश्मीर का सोन वैली भी पढ़ते हो, बेमाबाद भी पढ़ते हो, अतरंजी खेड़ा वो भी पढ़ते हो आप, यानी कि एकदम साउथ की चीज़ें भी पढ़ते हो। लेकिन जब MP की तैयारी करते हैं तो आदमगढ़, भीमबेटका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट साइट्स के रूप में आप इनको तैयार कर सकते हो। तो MP कई बार मैं पेपर में देखता हूं कि मेंस में ये सब सवाल इस रूप में UPSC में तो नहीं पूछे जाते। अब मैं UPSC को इसलिए फोकस करता हूं कि उससे क्वालिटी तैयार होती है आंसर राइटिंग की।
और आंसर राइटिंग की अगर वो क्वालिटी तैयार हो जाए तो फिर MPPSC बहुत ही छोटी चीज हो जाती है, बहुत छोटी चीज, बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कठिन काम है वो थॉट प्रोसेस करके लिखना, रट करके लिखना तो कर लेता है, कोई भी कर लेता है, हो जाता है। रटना सभी को आता है, कुछ लोग रटना उचित नहीं मानते इसलिए नहीं रटते हैं। भाई रटना सबको आता है, कोई भी रट सकता है। कई लोगों को वो बचकानी हरकत लगती है, उनको लगता है रटना मतलब क्या, रटें क्यों। लेकिन ये बात तय है कि रटे बिना सिलेक्शन भी नहीं होता, रटना तो पड़ेगा। जो चीजें रट लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी उसको शार्प माना जाता है, बहुत बुद्धिमान माना जाता है। जो एकदम से बोलता है, एकदम से लिखता है, उसको अच्छा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, जबकि उसका रटा हुआ है। तो हम लोग भी जब साइंस पढ़ते थे और साइंस के स्टूडेंट थे शुरू में, तो ये ह्यूमैनिटीज वगैरह और ये आर्ट्स का ग्रुप समझ में नहीं आता था, तो हम लोगों ने तो साइंस लिया था, तो हम लोग समझने की कोशिश करते थे, आंसर को लिख के देखना, डिराइव करना चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हमको बिल्कुल पसंद नहीं थी, किसी चीज़ को रटो। लेकिन बाद में जब UPSC और MPPSC के और इस फील्ड में जब आए, तो यहाँ तो बिना रटे मार्क्स ही नहीं मिलता। अगर आपका रटा हुआ नहीं है तो लिखने की क्वालिटी में एनालिसिस और थॉट प्रोसेस और वो सब जाएगा, तो वो तो डेविएट होता हुआ दिखता है। और चीज़ें वो फैक्चुअल चीज़ें कई बार झोंकी त्यों मांगता है, तो रटना तो पड़ता है, ये बात सही है। जो रटता है वो एकदम मेरिट में ऊपर चला जाता है। तो अभी भी रट्टू लोगों का ही खेल है, ठीक है, जिन्होंने रट लिया। कई लोग बोलते हैं नहीं, रटने वाली चीज़ों से तो फिर दिमाग कैसे विकसित होगा। लेकिन अब एग्जामिनर को पड़ी भी तो नहीं है कि दिमाग विकसित करें, या विकसित दिमाग वालों को हमको 2022 में लेना है। 2022 में हम केवल विकसित दिमाग वालों को लेंगे, रटने वालों को नहीं लेंगे। और ये रिफॉर्म इसी साल हमारे द्वारा होना है, ये तो उन्होंने तय नहीं कर रखा है, तो वो अभी वो वही काम करेंगे। इसलिए चीज़ें जितनी ज़्यादा रट लोगे टिप पे रहेंगे, एकदम कलम की नोक पे रहेंगे, एकदम लिखने में आएंगे और मार्क्स भी खूब दे जाएंगे, खूब मार्क्स आ जाता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं लड़कियां रटने में माहिर होती हैं तो टॉप भी करती हैं ठीक है, तो टॉप भी वही करती हैं क्योंकि वो रटने में माहिर होती हैं। लड़के समझने की कोशिश कर, वो सोचते हैं कि रटना क्या है ना, तो वो यहाँ तो वो उसमें उनका रहता है कि वो स्कूल में भी जो है 10th में 12th में भी टॉप इसीलिए करती हैं क्योंकि 90% 95%, तो यहाँ तो UPSC में भी कर रही हैं ना, पूरा पक्का रट लेते हैं, जो कहते हो उसको दे दीजिए। काउंट कराने जैसा है यहाँ, मेंस का जो गेम है वो काउंट कराने जैसा है। आपने भी 200 रुपये दिए तो 200 रुपये का सामान आपको, आप कहोगे कि 5 टूथपेस्ट चाहिए, 40-40 रुपये का एक टूथपेस्ट है, 200 रुपये दे रहे हो, 5 टूथपेस्ट वो आपको दे देगा गिना के, 200 रुपये खत्म। ऐसे ही मार्क्स के अगेंस्ट आपको वर्ड्स लिमिट में आपको आंसर जो है वो देना है, आंसर दे दो वर्ड लिमिट में, काम हो जाएगा आपका। और जो देने में कामयाब हो जाएगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। तो ये बिल्कुल गणित जैसा है, तो आप कर सकते हो, ऐसा करके देखो, एक ही बार में निकल जाओ। रट करके भी काम हो जाता है, लेकिन फिर प्रीलिम्स में फिर दिक्कत आ जाती है, कई बार रटे हुए में से नहीं आता। यहाँ लक चलता है, महासागर वहाँ लिमिटेड है, इंटरव्यू में भी ऐसा ही है, फिर महासागर है, पता नहीं कहाँ से पूछेंगे, तो उसका कुछ पता नहीं। तो प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में तो थोड़ा रटने वाला उतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन मेंस में तो चूंकि आपको लिख के आना है, तो जो आपको याद होगा वो आप उसको बहुत अच्छे से लिख डालोगे, तेजी से लिख डालो, और क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बस ये है कि कितना लिखना है, कितना काटना है, कितना छोड़ना है, वो भी आना चाहिए, नहीं तो कई बार क्वेश्चन छूट जाएंगे। किसी एक को तो बहुत बढ़िया लिख दिया लेकिन कुछ खाली छोड़ दिया, तो वो आपने 50 ओवर के बजाय 40 ओवर का ही मैच खेला, चौके छक्के लगाने के बाद भी 10 ओवर तो छोड़ दिए, तो 60 बॉल तो आपकी खाली है, वो रिसोर्सेज आपने छोड़ दिए। तो रिसोर्सेज पूरे यूज करने आने चाहिए, यानी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस टाइप से रटाई होनी चाहिए। क्योंकि कई बार रटा हुआ आदमी लिख करके ही छोड़ता है, वो सोचता है मैंने रटा है तो मैं इसको लिखूं, और उस चक्कर में कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है, तो वो फिर उसको नुकसान हो जाता है। तो स्पीड का भी गेम है। एक और मेरा जो अनुभव है
21 साल से 27-28 साल की उम्र तक का जो समय होता है, अगर आप कंटिन्यूअस लिखना जारी रखते हैं तो आपकी पीक पे स्पीड होती है 25-26 साल के आसपास। 25-26 साल की उम्र में जो आपकी लिखने की स्पीड होती है वो पीक पे होती है। हाँ, अगर आपने एक्सरसाइज की, शरीर को मेंटेन किया, खाना पीना, प्रोटीन डाइट वगैरह ठीक रखा और रोज लिखते रहे तो आप 30-32 साल तक भी मेंटेन कर सकते हैं। एमपीपीएससी में कई बार उम्र 45 साल तक रहती है, तो 35 के बाद में लिखा नहीं जाता। 35 के बाद लिखना मतलब बहुत मुश्किल काम है। 35 साल, 36 साल, 37 साल की उम्र के बाद में है आपको सब कुछ आता है, विद्वान भी बहुत हो गए, घर पे किताबें भी बहुत है, नोट्स भी बहुत हैं, और पेपर में जो आया वो आपको पूरा याद है, उसके बावजूद आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बनते? उस उम्र के लोग, उनका हाथ साथ नहीं देता, उनका हाथ ही साथ नहीं देता। मैं भी जब ऐसे ही अपेयर हो रहा था लास्ट के अटेम्प्ट में 39 में 40 में, तो लास्ट के अटेम्प्ट्स थे, तो एमपीपीएससी में जानबूझ के लिखने के लिए अटेम्प्ट करता था कि थोड़ा लिखना सीख बना रहेगा। तो इंटरव्यू में जब उन्होंने पूछा, पिछली बार आप आए थे तो आपको दिए तो थे मार्क्स, मैंने कहा वो इतने नहीं थे, बहुत कम थे, मेरे से लिखा नहीं जाता। अब मैं 39 का हो गया हूँ, स्पीड नहीं है उतनी, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करता हूँ लेकिन वो क्वालिटी नहीं बना पाता, क्योंकि आता भी बहुत कुछ है। अब हमको तो सब कुछ आता है, शायद ही कोई प्रश्न हो जो हमको समझ में ना आए, लेकिन समस्या है कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, क्योंकि हाथ साथ नहीं देता, लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। मोबाइल आने से तो और भी छूट गई। अब तो पहले कम से कम डायरी में मोबाइल नंबर ही लिखते थे रोज, अब तो सेव करते हैं, और सेव करते हैं तो सेव करने की आदत से तो वो तो और गड़बड़ हो गया। जब से मोबाइल में सेव करना चीजें शुरू की है, तब से लिखने वाला मामला गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा कुछ इतना दे दो नंबर कि मुझे वापस ना आना पड़े क्योंकि लिखा तो जाएगा नहीं। तो बोले पिछली बार कम हो पड़ गए थे क्या नंबर? मैंने कहा ये तो, इन्होंने कहा इसी में दे दो इंटरव्यू में, उसमें तो लिखा नहीं जाता था मेंस में। तो उनसे मैं सीधी बात ही कर रहा था। तो बोले अच्छा, ये मैंने कहा ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, बाद में नहीं लिखा जाता, इसलिए कोई अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो आप में से तो थोड़ा देख लेना, मतलब 35 के एबव जाने के बाद फिर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैनेज करना आ जाता है, लेकिन उन बच्चों से आप हार जाते हो। 26-27 साल के बच्चे में जो ताकत होती है लिखने की, जो स्पीड होती है, कमाल की होती है, बहुत ही कमाल की होती है। उसका शरीर इतना साथ देता है, उसका शरीर जबरदस्त साथ देता है सबसे ज्यादा। 23-22 में भी डिपेंड करता है, आपने 16 साल की 17 साल की उम्र में अच्छे से लिखना शुरू कर दिया हो तो फिर आप 22-23 में वो स्पीड ले पाएंगे। मेरी सबसे ज्यादा स्पीड 26 के आसपास थी जब मैं 26 ईयर का था, 27 का। इतनी जबरदस्त स्पीड थी, मुझे खुद को हाथ को देखने में बड़ा अच्छा लगता था, आश्चर्य होता था। मतलब मैं अपना हाथ देख रहा होता तो जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं है। और अगर कोई उसको देख ले, अगर हमारी तरफ लिखते हुए देख ले तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मैं तो कुछ कर ही ना, मुझे तो डूब मरना चाहिए, यहीं से कूद जाना चाहिए। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या स्पीड है। और 1 घंटे में तो हम तो शीट मांग लेते थे, हाथ खड़ा हो जाता। टीचर हमारे पास में खड़ा रहता था, बोले कितनी लेनी भाई बता दो, हम यही सिग्नेचर करके आपको दे देते, कितनी लेनी, और खड़े भी हो जाते थे। तो सिलेक्शन होने वाले का तो निशानी मेंस में यह है कि अगर आप लिख रहे हो और इन्विजिलेटर समझदार हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कॉलेज आपको सेंटर मिला हुआ है, स्कूल वालों के तो समझ में नहीं आता, लेकिन कॉलेज का अगर प्रोफेसर है और वो भी समझदार आदमी है और वो इन्विजिलेटर के तौर पे घूम रहा है, तो वो रुक जाएगा आपकी कॉपी के पास। आप लिख रहे हो तो वो वहीं रुक जाएगा और हर 5 मिनट में आकर पढ़ेगा वो। तो हम जब लिखते थे तो जो भी इन्विजिलेटर होता था वो वहां रुक करके देखता था और पढ़ने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था क्या लिखा जा रहा है, और उसके अंदर सम्मान का भाव अपने आप आ जाता है। ऐसे में हमने पानी मांगा तो तुरंत दौड़ के लाएगा, सर बोलने लग जाएगा आप। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट रहते रहते अपने आप को सर कहलवा सकते हो।
वो एबिलिटी आ जाती है, उनको मालूम है कि ये बन रहा है, इस कॉपी को कौन रिजेक्ट करेगा, इसमें कोई मार्क्स क्यों नहीं देगा, जरूर देगा, वो वहीं रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम हॉल में ही रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। वो क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगी, वो चीजें फैक्ट्स दिखते हैं, आपका जो अरेंजमेंट है, फ्लो है, लिखने का जो स्टाइल है, वो दिखता है वहां। पर ये धीरे धीरे जब हमने लिखना छोड़ा बाद में, तो एमपीपीएससी जानबूझ के देते थे, सिलेक्शन होता था, हर बार कुछ न कुछ पोस्ट मिलती थी, क्लास 2 मिलती थी, डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलता था, क्योंकि वो फिर वही बच्चे ले जाते थे जो यंग होते थे, या जिस समय ऑप्शनल था तो ऑप्शनल पे जिनने फोकस किया है, जिनका जुआ चल गया, स्केलिंग चल गई, जिसके ऑप्शनल की स्केलिंग चल गई वो ले जाता था। तो बहुत सारा तो गेम्बल था पहले, अभी भी है यूपीएससी में, आप ऑप्शनल लोगे तो आपके सब्जेक्ट का अगर दिन होगा, उसका साल होगा, तो उस साल वो चमत्कार कर जाएगा और आपको ऊपर ले जाएगा मेरिट में, नहीं तो आपको बाहर फेंक देगा। आपने गिन रखा है कि मुझे जो 500 है उसमें से लगभग 250 मार्क्स मिलेंगे या 280 मार्क्स मिलेंगे, तो वो जो है बहुत कम हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे, 210 रह जाएंगे, या कई बार एकदम 200 के अंदर हो जाएगा 500 में से। आप कहोगे पेपर ठीक हुए थे, हुआ क्या? स्केलिंग, मॉडरेशन, इंट्रा सब्जेक्ट भी और इंटर सब्जेक्ट भी, आपके ही सब्जेक्ट के अंदर भी स्केलिंग होगी और एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के बीच में भी स्केलिंग होगी। ये हम नहीं समझ सकते कि वो सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अगर आपको 280 मिल रहा है और एक तरफ केवल 180 मिल रहा है, तो 180 मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने खराब किया, और 280 मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा किया। ये स्केल्ड मार्क्स हैं, आफ्टर स्केलिंग है। तो स्केलिंग में कैसे बैठता है ये भी आपको पता नहीं है, ये यूपीएससी करता है, और ये पूरी तरह रॉन्ग मेथड है, और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है इस मेथड को कि बिल्कुल गलत है आपका ये तरीका, लेकिन उन्होंने यही तरीका अपनाया हुआ है। तो इसलिए मैं मेंस के बारे में जो बात कर रहा हूं, आपको बढ़िया करना है, उसके बाद क्या होता है आपको पता नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये तो पता था कि नंबर कोई सा भी लगेगा, लेकिन टॉपर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा मुझे नहीं पता था। वो क्यों नहीं पता था? उसका कारण है कि ये सब संयोग के कारण है। ये भीड़ में बॉल फेंकने जैसा है, जिसके हाथ लगी वो टॉपर है, ठीक है? वो कहां फेंकेगा, आंख मीच के फेंकना है उसको। यानी ये गेम्बल है, जुआ है पूरा पूरा। ये कोई मेहनत और बहुत ज्यादा लगन और परिश्रम और ये सब फालतू बात है। उस सब्जेक्ट का उस साल स्केलिंग में सिक्का चलना चाहिए, सब्जेक्ट चलना चाहिए, फिर आपका परफॉर्मेंस उसमें एबो एवरेज होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी की अभी भी मान्यता है कि जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत कठिन है, और जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत सरल है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वही लेता है जो आईआईटीएन है, तो 90% आईआईटीएन, और आईआईटीएन में भी जो टॉप 10 में थे बीटेक उनके वहां पर लास्ट सेम में जो टॉप 10 में थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं। फिजिक्स का वही लेता है जो फिजिक्स में एमएससी या जो से सिविल से इसकी तैयारी नीट की और इनकी तैयारी के समय में फिजिक्स जिसका अच्छा था तब से अच्छा था, और उसने कोटा में भी खूब मेहनत की और सब जगह उसका फिजिक्स एकदम दंदना था, 99% 100% आते थे ऑब्जेक्टिव में, तो वो वहां जा करके बहुत ऊपर ले आता है, तो उसको पनिश कर देता है, तो वो 89% बना जाता है, 80% बना जाता है। और कम से कम 20 लोगों ने फिजिक्स लिया, उसमें से 18 लोगों ने 80% बना लिया, तो यूपीएससी ये अर्थ निकालता है कि ये बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसे देखो वो 80% बना रहा है, तो इसको पनिश करो। फिर जो भी इंजीनियर आता है, डॉक्टर आता है, एलएलबी करके आता है, वो पबेड लेता है, सोशियोलॉजी लेता है, उसको सोशियोलॉजी पता नहीं है तो भी सोशियोलॉजी लेता है, हिस्ट्री ले लेता है, तो सवाल पल्ले ही नहीं पड़ते उसके, बहुत सारे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ते। 50% बच्चे बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर सब्जेक्ट है, 2000 लोगों ने लिया है, तो हर कोई उसको लेता है, और हर कोई लेता है तो वो एवरेज को डाउन कर देता है। एवरेज जाता है 56, उसका गया था 89, इसका जाता है 56। तो यूपीएससी ये प्रेडिक्ट करता है कि ये
6 जो है लेके आए हैं, इसका मतलब है कि इससे टफ कुछ नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसको प्राइज दिया जाना चाहिए, तो इसको प्रमोट करो। तो 56 अगर कोई लेके आया तो उसका 70 टाइप काउंट कर लेंगे, 75 काउंट कर लेंगे। वो जो 89 लाया उसको भी 76 पे 75 पे लाके बिठा देंगे। अब आ जाओ युद्ध करने के लिए। अब आप सबको समझ में आ गए इसके लिए, ये होता है गेम। तो ये तो पूरा आपके हाथ में कुछ है नहीं। दूसरे लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, आप ही के सब्जेक्ट के दूसरे लोग कैसा परफॉर्म करेंगे, स्केलिंग उस बेस पे होती है, मॉडरेशन होता है। तो ये तो अब तो ये MPPSC में ये झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि अलग अलग तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें स्केलिंग होता है, तो फिर ये तो बकवास चीज है। GS में किस बात का स्केलिंग, ये तो सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा भी नहीं लाने देते, उसको भी नीचे लेके आता है। तो बहुत ये चीजें समझना, मतलब मैंने पहले इश्यूज निकाले थे इसके मैगजीन में, दिल्ली में खूब बिकते थे उस समय में, और तमाम कोचिंग वाले इन सब चीजों को संभाल के रखते थे और फिर उसी में से एनालिसिस निकाल के अपने बच्चों को समझाते थे। ये सबसे पहले हमने किया था इंडिया में, बहुत अच्छे से किया था, और उस एग्जाम को बहुत डेप्थ में समझा था, इसीलिए आपको इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा ये अंतर आ जाता है कि मेंस के समय में थोड़ी सी लिखने की रणनीति जो है, मैंने बताया ना, स्पीड से लिखना सीखो, फैक्ट्स लिखना सीखो, कंसेप्ट लिखना सीखो, और इनको इकट्ठा करोगे, कलेक्शन कर लोगे, तो प्रीलिम्स बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। इतने शॉर्ट में कोई भी नहीं बताएगा। मैंने कोशिश की है कि आप सबसे पहले मेंस का वो समझे। दूसरा MPPSC जो आ रहा है उसका अगर प्रीलिम्स का करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया। फिर भी मैं बातचीत में बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बता जाऊंगा जो आपको सीधे काम आएगी। जैसे कि भीमबेटका की बात करते हैं तो डॉक्टर संकालिया, डॉक्टर वाकणकर, ये ऐसे जो नाम आते हैं, इनका सीधा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और इस साल अगर किसी की जन्म शताब्दी है या ऐसा कुछ है तो वो सवाल आ जाता है। तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोग, मध्य प्रदेश के जुड़े हुए स्थान, इन सब के नोट्स बनाना शुरू करो अलग से, जो MP को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम कल्चर में चल रहे हैं, तो कल्चर के नोट्स बनाइए। मध्य प्रदेश का कल्चर तो बड़ा रिच है। मध्य प्रदेश अपने आप में पूरी डाइवर्सिटी में इंडिया जैसा है। अगर कोई अगर किसी स्टेट को अगर इंडिया कह सकते हैं तो वो मध्य प्रदेश। अगर आपको ये कहना है कि आप तो ये बताओ आपके यहाँ इतने सारे राज्य हैं, कोई राज्य ऐसा है जिसे हम इंडिया कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। जैसे राजस्थान को आप कहोगे तो उसमें कट्टरता है राजस्थानी के प्रति, खान पान, डांस, गाना, बोली, भाषा, साहित्य, सब चीजों में, हिस्ट्री में भी एक कट्टरता है। राजपूताना जिसको कहते हैं, क्षत्रिय, तो युद्ध है, उसमें गौरव का भाव है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। मध्य प्रदेश एक इतना डाइवर्स स्टेट है, इसके अंदर खुद में इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप इंडिया कह सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की तैयारी करना अपने आप में इंडिया की तैयारी करने जैसा ही है। इसलिए UPSC, MPPSC की तैयारी UPSC के बहुत नजदीक है अगर आप ढंग से करें उसको तो। पर यहां से सबसे कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है हमारे मध्य प्रदेश का। एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। स्कूल और कॉलेज में नाम मात्र के पढ़े लिखे लोग शिक्षक और प्रोफेसर बनाए गए हैं। कॉपी चेक करने वाले एकदम घटिया हैं, लोग सिंसियर नहीं है, शिक्षा के प्रति लोग सिंसियर नहीं है। इस वजह से दिक्कत है। अदरवाइज तो हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त है, कल्चर बहुत जबरदस्त है। भारत में सबसे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन मध्य प्रदेश से होना चाहिए। पर एक तो अपनेपन का भाव नहीं है मध्य प्रदेश में, कभी भी अपनेपन का भाव विकसित नहीं होता। हम कभी अपने आप को मध्य प्रदेशी नहीं कहते। जैसे गुजरात गुजराती कहता है, मराठी कहता है, राजस्थानी कहता है, बंगाली कहता है ना। हाँ, कोई बोलता है हम मध्य प्रदेशी हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन मध्य प्रदेशी है ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। तो मध्य प्रदेशी जैसा कुछ होता नहीं है। अपने आप में बहुत वैरायटी है, अपने आप में बहुत डाइवर्सिटी है। निमाड़ वाला की बात जो है बुंदेली वाले को समझ में नहीं आएगी,
बिल्कुल दोनों का कल्चर, खाना पीना, रहना सहना बिल्कुल अलग है। तो मध्य प्रदेश में जो इतना जो चेंज, परिवर्तन और ये जो डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलती है, अगर इसको कोई तैयार कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, तो आधे इंडिया की तैयारी हो जाएगी। यूपीएससी की बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगी। बहुत सारा इतिहास छुपा पड़ा है और कई सारा इतिहास यहाँ से होकर के गुजरता था। अकबर जब भी साउथ में जाता था तो मध्य प्रदेश से गुजरता था, औरंगजेब जाता था तो मध्य प्रदेश से गुजरता था। तो ये रास्ता था, यहां से इतिहास गुजरे हैं, निकले हैं इतिहास, तो उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो ऐसे कल्चर जो पूरे दुनिया में फैले, खास करके पूरे इंडिया में फैले, उन कल्चर को पकड़िए। ट्राइब्स के मामले में तो देखिए, कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइब्स है। अगर आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये दोनों सब्जेक्ट कल्चर का मतलब ट्राइब से लगाते हैं। कल्चर का मतलब ही ट्राइब है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कोई कल्चर नहीं है। इसलिए कल्चर में आप क्या पढ़ते हो? क्लासिकल चीजें या फिर फोक चीजें, एकदम फोक डांस, लोक कला जो गांव में होती है, आम आदमी जो करते हैं, या फिर सिखाई जाती है पुराने समय से, 2000 साल पुरानी परंपरा है और सिखाई जा रही है, उसको क्लासिकल कहेंगे। या तो क्लासिकल होगा या फिर फोक होगा। अब हमारे यहाँ शादी हो रही है और उसमें जो डांस हो रहा है किसी गाने पे, वो कल्चर क्यों नहीं है? भाई हम भी तो डांस करते हैं, बारात में जाते हैं तो लोग झूमते हैं। ज्यादातर तो यही रोड पे देखने को मिलता है। फोक डांस भी देखने को नहीं मिलता और क्लासिकल डांस भी, कोई भरतनाट्यम और कथक तो नहीं मिलता। कहीं पे भी अगर बारात निकल रही है तो आपको कौन सा कल्चर देखने को मिलता है? मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी पढ़ा लिखा, सभ्य, मध्यम वर्गीय समाज, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एकदम अपर क्लास की बात भी नहीं कर रहे। और इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, 75% से ज्यादा लोग हैं। तो फिर इनका पढ़ाया जाना चाहिए ना, ये पढ़ना पड़ेगा हमको, और कोर्स में भी यही होना चाहिए। फिर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि इन दिनों में शादी में कौन सा गाना चल रहा है जिसपे सबसे ज्यादा लोग थिरकते हैं? हाँ, या 4 ऑप्शन आ जाए कि डीजे पे होता है या माइक पे होता है या किस पे होता है, इस तरह के आ जाए। क्यों नहीं आते? जबकि ज्यादातर तो यही हो रहा है और 75% पॉपुलेशन तो यही करती है। 25% करती है, वो क्यों आता है? 75% जो पॉपुलेशन करती है वो क्यों नहीं आता? वो कल्चर क्यों नहीं है? वो संस्कृति नहीं है, क्योंकि वो एकदम बदल जाती है। कल कुछ था, आज बदल जाएगा। गाना बदल गया, कपड़े बदल गए, फैशन बदल गया, जो निरंतर कई समय से चला आ रहा है। आदिवासियों का जो धर्म है, कल्चर है, वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसलिए उसको पूछा जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है, उसमें फील्ड वर्क हो सकता है, उसकी थीसिस लिखी जा सकती है, उस पर रिसर्च हो सकता है, उसको अध्ययन किया जा सकता है, उसकी किताबें छापी जा सकती है। जो कल क्या है और आज क्या है, उस पर किताब छाप के क्या करेंगे? बेकार हो जाएगी। आगे समझ? इसलिए ये धर्म नहीं पढ़ा जाता। अभी कोरोना में आपने देखा था कि कोई मास्क लगा रहा था भगवान को भी, और 1 महीने तक मंदिर खुले नहीं थे और पुजारी भी नहीं घुसा था 1-2 महीने तक। भगवान बिना पूजा के और बिना भोग के भी रहे, पहली बार इतिहास में। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इसका मतलब मेन स्ट्रीम इस सोसाइटी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गांव के आदिवासियों के जो त्योहार पड़े होंगे, उन्होंने रोका होगा इन सब चीजों को, उन्होंने तो निभाया होगा उस चीज को। उनका कुछ नहीं रुकता, वो इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं होते। हमारा धर्म बड़ा कुछ भी है। पहले मंदिर में आरती होती थी तो घंटा घड़ियाल जो है लोग बजाते थे, अब सब जगह मशीनें लगा दी। तो पुजारी होता है, 1-2 लोग खड़े होते हैं, बाकी आरती में ऐसा लगता है जैसे 100 लोग कुछ बजा रहे हैं, क्योंकि वो मशीनें बजा रही होती हैं। आपने देखा ऐसी मशीन कभी?
हमारे गांव में लगी हुई है। तो ऐसा लगता है कि 100 लोग जो है कुछ बजा रहे हैं, वहां जाके देखो तो 2-4 लोग खड़े होते हैं और बाकी वो मशीनों से सब डम डम बज रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा शोरगुल लगता है, वो आरती हो रही होती है। हमने तो ये विकसित कर लिया, हम कुछ भी कर लेते हैं। पहले लड्डू या प्रसाद जो है उसमें देते थे, अब पाउच में देने लगे थे, प्लास्टिक की थैली में देने लगे थे, उसमें पाउच में आता था। तो प्रसाद का स्वरूप थोड़े दिनों बाद कुरियर आया करेगा, आपका जोमेटो वाला प्रसाद दे जाएगा, उस टाइप से। तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं कि वो धर्म का जो मूल स्वरूप, कल्चर का जो मूल स्वरूप है वो ध्वस्त हो जाता है। इसलिए उसका स्टडी करने का कोई तुक नहीं है। 75% लोगों की यही कहानी है। इसलिए आदिवासियों का धर्म जो है पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी का मतलब ही आदिवासी होता है। विवाह करने के तरीके तो बोलते हैं मानव समाज में विवाह करने के तरीके, तो जनजातीय समाज में विवाह करने के तरीके। मानव समाज का मतलब क्या है? जनजातीय समाज। समाजशास्त्र का मतलब जनजातीय समाज, हमारा समाज नहीं, क्योंकि हमारा समाज नहीं है। हमारा विवाह तरीका कुछ भी है। अंतिम संस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज मानी जाती थी, वो भी हमने लैपटॉप पे देख ली। उसने कहा कुछ नहीं, जहाँ हो रहा है वहां से दिखा दो, अब इतना ही बहुत है। पिताजी ने बहुत कुछ दिया, थैंक यू और अब गुड बाय, हम आ नहीं सकते। बाप ने भी बेटे की अंतिम संस्कार विदेशों में ऐसे ही देखी थी। तो कोरोना में आपने देखा सब रिचुअल्स खत्म हो गए, सब में कंप्रोमाइज हो गया, शादियां हो गई। शादी के लिए तो एक दूसरे का एक साथ रहना भी बहुत जरूरी है। आमने सामने हाथ मिलाएंगे, फिर वो घुमाएगा पंडित, तो ये सब होगा। लेकिन एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, बोले तुम भी बोल दो, मैं भी बोल देता हूँ, हाँ हो गई शादी, और उसका सर्टिफिकेट भी हो गया। तो शादी करने का ये भी तरीका हो सकता है। तो क्या क्या नहीं देखा आप तो उस ट्रांजिशन फेज में थे। मतलब मैं कोई किसी चीज को एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। मतलब आप सबने देखा है और बहुत चीजें देखी, सोशल मीडिया में खूब आई हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र। अब आप कल्चर को देखिए, आप जाकर के कल्चर को देखेंगे तो कल्चर बड़ा क्लासिकल होता है, निरंतर होता है, डायनामिक होता है, गतिशीलता उसमें भी आती है, लेकिन इस तरह की नहीं होती। 100 साल में 200 साल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। आज क्या कल क्या, ऐसा नहीं होता। तो जो कट्टरता बोलते हैं ना हम धर्म में, कि बड़ी कट्टरता है, धर्म बड़ा कट्टर है, तो अभी इस्लाम में वो कट्टरता है। इस्लाम में बहुत पुरानी चीजें जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने बहुत चेंज कर दिया। पुरानी चीजें अब बहुत कम रह गई। चोटी रखना थी, जनेऊ पहनना थी, सबको तिलक लगाना था। कितने हिंदू कर पाते हैं? चोटी रखना, जनेऊ पहनना, तिलक लगाना। ब्राह्मण तक नहीं कर पाते, जो जाति से ब्राह्मण है और पंडित कहे जाते हैं, और उनकी तो एक तरह से धर्म में जिम्मेदारी बनाई जाती है ना कि तुम तो मतलब कम से कम करोगे ही, क्योंकि तुम रोल मॉडल होगे और बाकी लोग कॉपी करेंगे आपको। तो वो तक नहीं करते। ये तो बहुत जबरदस्त परिवर्तन है, ये गतिशीलता है। और उसके बावजूद वो हिंदू धर्म में है भी और मान्यता भी है। तो कई लोग बोलते हैं मेन स्ट्रीम, आप इसको क्यों कहते हो? ये जो 75% लोग शहरों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं, इसे मेन स्ट्रीम कहते ही क्यों? ये मेन स्ट्रीम क्यों कहा गया? मुख्य धारा का क्षेत्र इसको क्यों कहा जाता है? आदिवासियों को मुख्य धारा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि साहित्य का सृजन और किताबें इसी वर्ग के द्वारा लिखी गई है। इतिहास इन्होंने ही लिखा है, इतिहास का लेखन भी इन्हीं के द्वारा हुआ है, छापा खाना भी इन्हीं का है, प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्हीं का है। तो वही वर्ग तो मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम लिखेगा, उससे बाहर के लोग जो है वो बाहर कहे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कल्चर की अगर आप ये चीजें देखो तो आराम से ये। अब थोड़ी सी डेफिनेशंस में चलते हैं। कल हम लोग डेफिनेशन नहीं देख पाए थे, तो मैं 2 या 3 डेफिनेशन देता हूँ कल्चर की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। हमारे नोट्स देखेंगे तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की भी है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की भी है, और 1-2 और लोगों की है। लेकिन जो मैं
जब भी कल्चर पढ़ाता हूं तब 2 या 3 लोगों की डेफिनेशन देता हूं। उसमें सबसे छोटी डेफिनेशन है हर्स्कोविट्स की। हर्स्कोविट्स समाजशास्त्र में, पॉलिएंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कल्चर है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट इज कल्चर। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। यानी ये जो एनवायरमेंट है पूरा पर्यावरण, इसमें जो मनुष्य ने बनाया है वो कल्चर है। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, जिस हॉल में आप बैठे हो, लाइट है, पंखा है, ये जो बिल्डिंग है, खिड़की है, ये सब मनुष्य ने बनाया है। यहाँ कल्चर और सभ्यता में अंतर है, लेकिन यहाँ मोटे तौर पे उसको कल्चर बोल दिया गया। बाहर आप जाएंगे, बिजली का पोल है, रोड है, ये सब चूंकि मनुष्य ने बनाए हैं, तो बर्ड्स आपको दिखेंगे, चींटियां दिखेंगी, चूंकि ये जीव हैं, पौधे दिखेंगे, ये मनुष्य ने नहीं बनाए। हाँ, लेकिन हाइब्रिड पौधा है तो फिर वो कल्चर का पार्ट हो जाए। पौधे को हाइब्रिड मनुष्य ने बनाया, तो हाइब्रिड पौधे जो होते हैं वो फिर कल्चर का पार्ट हो जाएंगे। तो इस पर्यावरण में जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया, मैन मेड, वो कल्चर है। तो कितना इजी है, बहुत इजी डेफिनेशन है। टाइलर की डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट आदमी है ईबी टाइलर, कल्चर की डेफिनेशन करने वाला, इसलिए उसको फादर ऑफ कल्चर स्टडी, कल्चरल स्टडी कहते हैं। अगर कल्चर का अध्ययन करने के लिए अगर सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की है तो वो है ईबी टाइलर, टेलर या टाइलर। टाइलर जो है अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी आती है। जैसे कि टाइलर बोलता है कि वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स, वो सम्मिश्र, जिसमें कि ज्ञान आता है, विश्वास आता है, कला आता है, नैतिकता आती है, यानी नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मोरालिटी, कानून, लॉ, प्रथाएं, कस्टम्स, रिचुअल्स, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि ज्ञान हो, नॉलेज हो, बिलीव हो, आर्ट हो, कस्टम्स हो, लॉ है, लॉ भी, क्योंकि लॉ भी हम ही ने बनाया। ये सारी की सारी चीजें एक कॉम्प्लेक्स के रूप में मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एक्वायर्ड मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये किसको मिलता है? मैन को मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसलिए एरिस्टोटल जब बोलता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये बात टाइलर इस रूप में कहते हैं कि समाज का सदस्य होने के नाते एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वो ये चीजें एक्वायर करता है एक कॉम्प्लेक्स के रूप में। ये कल्चर कहलाते हैं, इट्स कॉल्ड कल्चर। आ गया समझ? यानी कि दो चीजें, एक तो ये डाइवर्सिटी, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, ये कानून, प्रथाएं, ये सब, और दूसरा इसको प्राप्त करना, मनुष्य के द्वारा इसको प्राप्त करना एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। अब जैसे हम मैं एग्जांपल दूं आपको जंगल बुक का। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग, नहीं क्या नाम है किस, हाँ रुडयार्ड किपलिंग। तो जंगल बुक में आप मोगली एक किरदार देखते हो, मेन जो उसका मुख्य किरदार है मोगली। मोगली भेड़ियों के बीच में रहता है, भालुओं के बीच में रहता है और जंगल में रहता है। वो ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रहता, इसलिए वो कल्चर्ड नहीं है, संस्कृत सुसंस्कृत नहीं, उसने इनकलकेट नहीं किया वो चीजें जो कहां से करनी थी, ह्यूमन सोसाइटी से करनी थी, मानव समाज से जो करनी थी, क्योंकि मानव समाज में वो कभी रह नहीं पाया।
तो चूंकि वो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं था, इसलिए वो चीजें उसने ऑब्टेन नहीं की, इसलिए वो कल्चर नहीं है। इसलिए मोगली जो करता है वो कल्चर नहीं है। अब आ गया सुनो। लेकिन हम सब जो करते हैं वो कल्चर है, क्योंकि हमने ये सब कहां से सीखा? सोसाइटी से सीखा। सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमने सीखा। और किताब का नाम था टाइलर का प्रिमिटिव कल्चर, बुक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर, सबसे प्राचीन संस्कृति। उसमें टाइलर लिखते हैं। तो अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। कभी कल्चर के बारे में शुरुआत करोगे तो करना ही पड़ेगी, या तो निबंध में लिखोगे या किसी न किसी प्रश्न में लिखोगे, कहीं न कहीं तो कल्चर लिखना ही होता है। यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जाके लिखना ही है, बल्कि एक नहीं बल्कि कई पेपर में लिखना है, और ऐसे में भी लिखना है, और इंटरव्यू में भी बोलना है, और प्रीलिम्स में भी सवाल आएंगे। कई चीजें ऐसी है जो पूरे सीरीज में आती है, फर्स्ट पेपर में भी आती है, सेकंड में भी आती है, थर्ड में भी आती है, फोर्थ में भी आती है। उनमें से एक आध चीज ये है कल्चर, जो 4 या 5 बार भी लिखना पड़ सकता है। शर्माइएगा मत, लिखिएगा उसको, क्योंकि हर पेपर की कॉपी जो है वो अलग अलग व्यक्ति चेक करता है, सेम नहीं होता। कोइंसिडेंस हो, कोई एक ही आदमी को दोबारा बुला लिया गया हो, कल सर कल भी आ जाना, आप ये भी निपटा देना, आप बहुत स्पीड से चेक कर देते हो, तो ऐसा कोई आदमी, पर उसको याद नहीं रहेगा कि कल मैंने इसी हैंडराइटिंग की कॉपी चेक की थी, तो वो झोंका त्यों आप आंसर दूसरे में भी लिख सकते हो, तीसरे पेपर में भी लिख सकते हो। प्रश्न आते हैं ऐसे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप रिपीटेशन हो जाता है, और उस मटेरियल को आप फिट तो कर ही सकते हो। तो ये सब चीजें कई बार लिखने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको रट लो, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसी 100 चीजें बता सकता हूं जो अगर कोई रोड रट ले तो उसके 200-250 नंबर ज्यादा आएंगे मेंस में, क्योंकि वो उनको जाके लिखनी है। मैं पहले से बता सकता हूं, पेपर चाहे जैसा भी आए, मैं आपको जगह बता दूंगा कि यहां लिख सकते हो, इस वाले प्रश्न में इसको लिख सकते हो। जैसे गुहा का क्लासिफिकेशन, रिजले का क्लासिफिकेशन आपको लिखना ही होता है कहीं न कहीं, क्योंकि भारत में प्रजाति तत्व, रेशियल एलिमेंट, इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया का कल्चर, फिजिकल ट्रेट्स, 1000 तरह की चीजें ऐसी होती है जहां आप उसको फिट कर सकते हो, या फिर ऐसे चूज कर सकते हो जो आपका ज्यादा रटा हुआ है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता है, तो मार्क्स मिल जाएंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र की जो लिस्ट है वो आप कहीं कहीं चिपका सकते हो। नेशनल पार्क की लिस्ट अगर आपने तैयार कर रखी, बायोस्फीयर की कर रखी, रामसर साइट की कर रखी, तो प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में 2 या 3 जगह फिट कर दोगे। एनवायरमेंट का आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें चिपका सकते हो। तो आपको ऐसे ढेरों चीजें हैं, अगर आपको पता है तो आप जाके लिख सकते हो। आप कहोगे पहले से कैसे तय कर सकते हैं कि ये लिखना ही है? यही तो कला है, जो आपको आता है उसी से तो सिलेक्ट होना है। सब कुछ आ जाएगा और फिर आप सिलेक्ट होगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। जो सिलेक्ट होते हैं, जितने भी लोग टॉप 10 में जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो यही करते हैं, जो कुछ भी उनने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से लिख के आता है। परीक्षा में क्या है उससे नहीं, उसको उससे मिलाना पड़ता है, उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो आपको सिंक करना आना चाहिए, चीजें सिंक कर, जो जितना ज्यादा सिंक्रोनाइज करेगा उतना जल्दी जीत जाएगा, उसके आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी आंसर। इसलिए मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूं तो रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये पॉलिटी वाले इससे में लिखना ही होता है। तो आप रट लो ये सब चीजें, जाके दिमाग लिखो उसको, और आर्टिकल में नाम लिख के लिखो कि ये आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये, ऐसी 15-20 चीजें लिखोगे, इंप्रेस हो जाएगा, बोला कमाल की तैयारी इसकी, जबकि कल ही लिखा था आपने ऐसे में इसको, और एक अगले पेपर में फिर एथिक्स में जाके फिर लिखा है उसको, 3-3 बार लिख के आप शाबाशी ले सकते हो एक ही एग्जाम में। पर ऐसा कुछ सॉलिड हो तो करेगा ना कोई, और वो जगह कहाँ लिखना है उसकी अकल भी होनी चाहिए कि यहाँ सूट करेगा। तो कुछ टेस्ट दोगे तो हम बता देंगे, आप कुछ टेस्ट लिखोगे, पुराने पेपर वगैरह, पिछले साल के सारे पेपर का टेस्ट दे, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग पुराने पेपर दें, और उसमें लिख के बताएं, हम जगह बताएंगे उसमें कहाँ दिया जा सकता है।
तो कल्चर की जो मैं बातें बता रहा हूँ, हर्स्कोविट्ज, सीबी टाइलर, ये ऐसी बातें हैं, इनको आप कहीं पे भी दे सकते हैं। अगर उसने पूछा सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है समझाइए, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए, तो फिर उसमें फिर संस्कृति की विशेषता तो डेफिनेशन से तो शुरू करना ही होगा आपको। मेरे पास कई, मैं पहले शांति कुंज में था तो हम लोग टोली में जाते थे और हवन कराने जाते थे पूरे देश में, तो मैं गायक था, भजन गाते थे हम लोग, गीत गाते थे। तो मुझे कम से कम 2000 गीत याद थे, 2000 के आसपास गीत याद होंगे, पूरे सारे स्टेंजा उनके। तो हर गीत का कोई न कोई एक इंस्पिरेशन है उसके अंदर, कुछ न कुछ बातें हैं, फैक्ट्स छुपे पड़े हैं, जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां, खास करके कल्चर के बारे में। तो मैंने वो गीत के रूप में सुनाया भी था, संस्कृति बची अगर तो मानवता बच जाएगी, यदि न बची तो मानव में पशुता आ जाएगी, क्या पशुता स्वीकार विश्व को तनिक विचारो रे। तो कल्चर के मैंने स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज में, पीजी में, यूजी में, पीजी में, और उसके बाद पूरा एमपीपीएससी, यूपीएससी में ढेरों टाइम मैंने ये 4 पंक्तियां लिख करके शाबाशियां और मार्क्स लिए हैं। और ये मैंने जिंदगी में कम से कम 100 से ज्यादा परीक्षाओं में लिखा होगा, और ऐसे कंपटीशन जीते हैं सिर्फ सेम लाइन लिख करके। तो हर बार नया आदमी वैल्यूएशन करेगा ना, नया आदमी करेगा और उसको एकदम लगेगा कि ये तो कमाल है, मतलब ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, और ये तो कितना जोरदार लिखा है आपने। और यही डिबेट के लिए और उसके लिए खड़ा कर देते थे, तो फिर माइक पकड़ के वो जोर शोर से देते थे, तो फिर वहां पर नंबर लग जाता था। लोग बोलते यार ये क्या, मतलब ये तो गलत है, ये तो चालबाजी है, ये हमने सुन रखा है इसका। लेकिन वो जो जजेस बैठे हैं उनने नहीं सुन रखा। हमारे साथ वाले बोले हर साल ये की लाइन दे करके बेवकूफ बना करके ये फिर फर्स्ट, ये फिर फर्स्ट, ये कोई होता है? उन्हीं चीजों से कई बार तालियां पड़वा देते हैं। मोदी जी करते हैं ना ऐसा कई बार, यहाँ पे भी दिया, वहां पे भी दिया, वहां पे भी दिया, सेम चीज है। आइडिया ऑफ इंडिया, बचपन से आरएसएस में जो प्रार्थना, जो कन्याकुमार क्या करता था, कन्याकुमार कम्युनिस्ट था, उसके गांव में कम्युनिस्ट माहौल था, तो शाखा तो लगती नहीं थी। शाम को सारे बच्चों को इकट्ठे करके लाल सलाम बस, और वो ऐसे ही वो डपली बजाते हैं, वैसे वो कोई एक बजाता था, और कम्युनिस्ट वालों की शाखा लगती थी। तो कन्याकुमार ने वही सीखा, नारे लगाना, ये कौन से नारे, ये लाल सलाम और ये। और जेएनयू में जब गया तो चुनाव जीत गया उन नारे लगाने की स्टाइल पे ही, क्योंकि वो बचपन से लगाते थे, गांव में सिखाया था। मोदी जी आरएसएस में गए और शाखा में जाते थे, और वहां मातृभूमि सदावसले और वहां से जो शुरू होता है, और उसके बाद जो ये सब सर्वे भवन्तु सुखिना और ये जो सारी बातें, आइडिया ऑफ इंडिया वाले पढ़ लेना। वो आइडिया ऑफ इंडिया वाले जो 15-20 कोटेशन है ना संस्कृत के, उनको भी आप कम से कम 6 जगह लिख सकते हो पूरे यूपीएससी में। बहुत ही मजेदार चीज है, आज जाके सर्च करना मोदी आइडिया ऑफ इंडिया, वो टेक्स्ट में भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा। और मोदी ने संसद में सुनाया, तो अब राहुल गांधी ने तो सुना हुआ नहीं था, तो कैमरा बार बार राहुल गांधी पे जाता था, तो उसको लगता था ये क्या है, वो संस्कृत में था, तो उसे भयंकर कचरे। और गांव-गांव में जो लोग शाखाओं में गए और बुजुर्ग लोगों को ये बहुत पसंद आया कि मोदी जी संस्कृत में बोल रहे हैं, और किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है संसद में, तो वोट बढ़ गए उनके, तो 19 में चुनाव जीत गए। ऐसे ही सब चीजों से इंडिया आप देख रहे हैं ना। तो आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते, उससे आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है ये सब सुना के। तो आईएएस तो बहुत छोटी चीज है। तो बहुत आसान है ये परीक्षा। दरअसल क्या है, इसमें भी गेम खेलना पड़ेगा, माइंड गेम है ये। दरअसल ये पूरा ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए या बहुत किताबें इकट्ठी कर ली, बहुत विद्वान हो गए तब जाके आईएएस बने। जिस भी स्थिति में है आप ट्रिक लगा करके घुस सकते हैं, बहुत आसान है। कुछ लोग बहुत साधारण अपनी आदत चीजों को चेंज करके एकदम बन जाते हैं, और कुछ लोग पढ़ते रहते हैं। बाकी बीजेपी में कितने सीनियर लोग थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बना? इस आदमी ने मौका ही नहीं दिया ना, हवा ही नहीं लगने दी, किसी को घुसने ही नहीं दिया।
और किसी को सीनियर माना नहीं। ढेरों लोग हैं जो मोदी जी से टाइम लेते हैं, खड़े रहते हैं, घुस नहीं पाते उनके चैम्बर में, बाहर ही थर थर कांपने लगते हैं। और 20 साल पहले मोदी जी उनसे मिलने के लिए टाइम लेते थे और उनकी हालत वैसी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो किया, सब डेर हो गए। उसने, उस व्यक्ति ने मानना ही बंद कर दिया किसी को कुछ, कि मेरे से बड़ा कुछ हो सकता है कोई इस देश में, और मुझे किसी से राय लेनी है, पूछना है, कोई ज्यादा ज्ञानी है। उसने अल्टीमेट हूं, बस बात खत्म। तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, और नहीं मानोगे तो तुमको मैं पनिश करूंगा। और पनिश किया उसे, बाहर का भी रास्ता दिखा है, साइड में रहो, इसको हटाओ यहाँ से, दिखना नहीं चाहिए मुझे, खत्म कर। क्या कोई किस्सा नहीं। और जहां कॉम्पिटिटर दिखा कि ये थोड़ा कंपटीशन में है तो उसको खत्म करो। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जिसकी भी संभावना है उसको खत्म करो, ये फिर आगे जाकर के समस्या खड़ी करेगा, इसको खत्म करो। पुराने समय में लोग अपने कॉम्पिटिटर को मरवा देते थे, आपने देखा कि जो वो होता है वो मरवा देते। यहाँ मरवाना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, राजनीतिक पावर खत्म कर देनी है उसकी। अभी रविशंकर हैं, वो जो बिहार के बड़ा धुरंधर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सब अब कोई नहीं पूछता, नाम भी भूल गए उसका। वो डॉक्टर हर्षवर्धन, वो MBBS था, और वो सेकंड लहर में तो फेल्यूर पूरा पॉलिटिक का था। तुम्हारा लॉकडाउन फेल हो गया, टीवी पे आकर के तुम बोल रहे। हर्षवर्धन को कभी बोलने ही नहीं दिया, लॉकडाउन का उसे बोलना था ना, चिकित्सा मंत्री तो वो था, हेल्थ मिनिस्टर वो था। मोदी जी खुद ही बोल रहे थे कि अब तुम 21 दिन के लिए बंद हो जाओ, वो हो जाओ, ये सब उसे करने थे। डिमोनेटाइजेशन के दिन अरुण जेटली को आना था, वित्त मंत्री को आना था, किसी मिनिस्टर को नहीं आने। जब भी जनता से कोई धमाकेदार बात करनी तो खुद ही करनी। वो फेल हो गया तो उसको हटा दिया, और जबकि वो डॉक्टर है, वो पशु चिकित्सक को ले आया। वो अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो पशु चिकित्सक है, वेटनरी डॉक्टर है। तो वेटनरी डॉक्टर जो है अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर है। तो हम सब जानवर हैं कि इंसान है? इंसानों का डॉक्टर तो बनाओ कम से कम। उसने कहा ये नहीं बोलेगा कुछ, वो बीच बीच में बहुत समझाता था। अब ये आदमियों के बारे में कुछ जानता नहीं है। तो बड़ा मजेदार है। तो मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ। IAS बहुत आसान है, बस आप मुखर हो जाओ, बोलना सीख जाओ, लिखना सीख जाओ। बस क्या लिखना है वो पहले से तय है, वो लिखो, मैं बताता हूँ आपको, आप बन जाओ, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। हमने भी खुद ने खूब मार्क्स लिए, और ऐसे ही मिलते हैं। जितने भी बने हैं सब फालतू का ड्रामा है, फालतू के आपको कुछ तो भी शिक्षाएं देते रहते हैं। सिंपल तरीका है उसका, चीजें रटो और कई बार लिखो। DU में 70% बनाने का तरीका पता है नहीं? इंग्लिश में लिखो और कुछ भी लिखो, बस इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे वो सिनेमा की स्टोरी हो। जितने हीरो के नाम याद आते हैं वो खत्म हो जाए तो क्रिकेट खिलाड़ियों के शुरू कर दो। उसके बाद जितने चैनल के नाम है वो शुरू कर दो, उसके बाद जितने कॉन्टिनेंट के नाम है वो शुरू, फिर कंट्रीज के नाम लिखना शुरू करो। बस ये कि समझ में ना आए बस सामने वाले लिखा क्या, फिर देखो 70% बनता है कि नहीं। DU में बनता है। UPSC में ऐसा नहीं बनेगा। UPSC में आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहां ये चल जाएगा। मोदी ने जैसे आइडिया ऑफ इंडिया जब बोला था ना, वो वाला वीडियो देखना आप, 2-3-5 मिनट तक बोलते रहे हो। पूरा संसद तालियां बज रही थी, और कांग्रेसियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि वो बचपन से RSS में रटा हुआ है। बहुत छोटा बच्चा जब जाता है 5-6 साल का, उसको रटाना शुरू कर देते। तो जब जवान होता है तो, और मान लीजिए वो खुद ही प्रचारक बन गया, तो अब उसको रटवाना है सबको। और ऐसा आदमी अगर संसद में पहुंच जाए और उसको यही बात बोलनी है, तो उसकी जो फ्लुएंसी होगी वो तो बहुत जबरदस्त होगी। पुजारी का बच्चा रोज आरती में खड़ा होता है, और टीचर उसको परीक्षा में यही पूछ ले कि चलो आरती सुनाओ, तो दूसरे बच्चे तो आरती में जाते नहीं। पुजारी का बच्चा रोज आरती में शामिल होता तो फर्स्ट आ जाएगा, एकदम से फर्स्ट आ जाएगा। ये वही गेम, ठीक है ना। और भारत ऐसा होता जा रहा है, कल्चर हमारा वैसे जा रहा है, और एग्जाम भी हो सकता है वैसी हो जाए। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा वो, क्योंकि बचपन से हमने यही किया। हिंदुत्व वाली एग्जाम हो जाती है
और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो फिर तो हमारी क्लास इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसके सिवा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं, इतना आसान नहीं है कि अभी वो हो जाएगा। कम्युनिस्ट लोग ही पेपर बनाएंगे, कम्युनिस्ट लोग ही अभी कॉपी चेक करेंगे, थोड़ा सा पंगा है। लेकिन ये चीजें इंप्रेस करने के लिए तैयार करो, मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आज अलग स्वरूप समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग खुद साइंस पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी टॉप किया हमने भी साइंस में ये सब, लेकिन वो चीजें काम नहीं आती है, देशी चीजें काम आती है और वो चीजें मार्क्स दिला जाती है। तो हम लोगों ने बहुत बाद में सीखा है ये सब, ये सफल नुस्खे जो हैं बहुत बाद में समझ में आए, शुरू में नहीं आया। शुरू में हम सोचते थे मेहनत करना है, ये है, ये करना है, वो करना है, एनालिसिस करना है, ये नहीं, दिखाना पड़ेगा अपने आप को, इंटेलिजेंट दिखाना पड़ेगा। आप इंटेलिजेंट हो उससे पर्याप्त नहीं है, शो करो उसको, एग्जाम में शो करो। तो मेंस इसी का गेम है, तब आप ही इतने सारे, इसलिए जिस किसी को भी तैयार करने में, जैसे हर्स्कोविट्स का मैंने आपको बताया, अब आपको याद हो गया, इसको बहुत अच्छा, हर्स्कोविट्स लिखो, गोले में बंद करो, नीचे अंडरलाइन करो, फिर एक एरो मारो, फिर इसको लिखो, फिर इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करो, सबको कैश ऑन करना पड़ेगा। आपने नहीं तो लिख दिया हर्स्कोविट्स एक डैश और सीधा सीधा ये लिख दिया, उसके नीचे फिर एकदम दूसरी लाइन शुरू कर दी, फिर ईबी टाइलर लिख दिया, तो ये तो आपने मिक्स कर दिया, वो कैश नहीं कर पाए, आप मार्क्स ही नहीं ले पा रहे। उसको गिनाओ, उस पर एहसान जताओ कि हम तुमको हर्स्कोविट्स की डेफिनेशन दे रहे हैं, तुम्हारा जन्म सफल हो गया, तुम नंबर क्यों नहीं देते भाई ठीक है, नंबर दो, इस पे लिखो, दो इस पे, तुम्हारा कल्याण हो गया आज हमारी कॉपी देख के। ये इतना जबरदस्त उसको महसूस होना चाहिए, तब जाके नंबर मिलेगा। हाँ, तो हम तो उसको छुपा देते ना, तो उसको थोड़ी पड़ी है कि वो इतनी कॉपियों में खोजेगा, नहीं नहीं ये जो कविता है ये तो लड़की जो है कमाल की है, मुझे तो इसकी कॉपी पढ़नी चाहिए और इसकी एक एक लाइन पढ़ूंगा मैं और इसमें टैलेंट है, ऐसा थोड़ी होता है, किसी को नहीं पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आप दिखाइए उसको। जैसे बीयू में आप दिखाना नहीं चाहते, बिल्कुल यूपीएससी में आपको दिखाना पड़ेगा। बीयू में लोग ऐसा लिखते हैं, मैंने देखी कॉपी, वो चाहते ही नहीं कि सामने वाला पढ़े उसको क्योंकि पढ़ लेगा तो मार्क्स नहीं देगा, वो चाहते हैं बस उसका वजन देख के और बहुत सारे पेज देख करके, आखिर बच्चे ने इस हाथ से, नन्हे से हाथों से कैसे लिखा होगा इतना सारा, और इतना लिख दिया, मतलब मैं कुछ तो दूं, मुझे शर्म आनी चाहिए मैं अगर नंबर नहीं देता हूं तो वो नंबर देता है, तो ये सोच के नंबर देता है। एमपीपीएससी में भी थोड़ा बहुत चल जाता है, यूपीएससी में नहीं चलता, इसलिए उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है, वहां क्वालिटी देनी पड़ती है। लेकिन वहां मोदी टाइप के लोग जीत जाते हैं, वो साइड में कर देते हैं, फोटो वोटो देखते हैं, कितने सारे मीम बने हुए हैं, उनको मालूम है कि ये फोटो बहुत वायरल होगा, बहुत जगह जाएगा, ऐसे में वो सबको हटा देते हैं तू भी इधर आ जा, अभी मुझे यहाँ न दे, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं करते कि इसके मीम बनेंगे या लोग क्या बोलेंगे, उनको मालूम है कि ये जाएगा और ये इस एंगल से आएगा तो अच्छा आएगा और ये आना ही चाहिए, उसी से बात बनेंगे और वोट उसी से बनता है। किसी के सोचने से और शर्माने वरमाने से काम नहीं चलता। शर्माने वाला आदमी तो फिर ऐसे आडवाणी जी के सामने टिक थोड़ी पाता। शर्माने वाला आदमी तो आदरणीय भाई साहब आप इतने बुजुर्ग हैं, आप बैठे हैं, मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं तो सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहले बोले कि इसको उस दिन आने ही मत देना इधर सबसे पहले तो सबको ठिकाने लगाया ना। शर्माने वरमाने से काम नहीं चलता, सबको हटा के बाहर आना पड़ता है, तब बनते हो। हाँ, मोदी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आईएएस की तैयारी के लिए, सबसे बेस्ट। इसका मतलब पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आज सुबह आपने कहीं रटा है, कहीं सुन लिया है, बस उसको जाके संसद में बोल दो, इतनी भयंकर तालियां पड़ेगी, ऐसा लगेगा जन्म जाते ही या आता था, मतलब बचपन से ही आता था इनको, जबकि अभी सुबह सुबह जो है किसी ने सिखाया। ठीक है, ऐसा आप भी उसको तुरंत दो। मेंस का तो काम ही यही है, जो भी सीखा है, जो भी रटा है, उसको चिपकाओ, आप मार्क्स लो, उसको चिपकाना बोलते हैं, मार्क्स लेना आना चाहिए। आपको लगा रामसर साइड पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो गई थी, तब जाकर के वो 40 तालाब याद हुए थे, दुनिया इंडिया की झीलें याद हुई थी,
अब ऐसे कैसे जाने दें? एक दिन सुबह से शाम हो गई थी और इसको ऐसे जाने दें? नहीं, जिला भी लिखेंगे कि जिले में कितनी लंबी चौड़ी है वो भी लिखेंगे, उसमें क्या क्या मिलता है ये भी लिखेंगे। अब ये कहाँ लिखना है, आंखें खोजनी चाहिए इस वाला वाटर स्ट्रेस या इससे या और कुछ आएगा। कई बार तो आप जब कई बार डोमिनेंटली आपने ऐसा देखा है किसी व्यक्ति को कि टीचर ने क्या प्रश्न पूछा और उसने इंटरेस्टिंग बना के आंसर कुछ दूसरा दिया, लेकिन टीचर इंप्रेस हो गया क्योंकि क्वेश्चन कुछ दूसरा ही था, क्वेश्चन बिल्कुल दूसरा था, उसका रिलेवेंस ही नहीं है उससे, और वो उसके लपेटे में आ गए कि यार ये तो कमाल की चीज दे रहा है। तो भैया पूछेगा तब ना, फिर भी देखो, ये भी होता है। तो ये आपको आना चाहिए किससे? तो वाटर बॉडीज का कंजर्वेशन सीधा सीधा आ जाए तो आप दे दो। इसके अलावा भारत में बहुत सारे नगरों में बाढ़ क्यों आती है, और पहले के जमाने में तो इतनी बाढ़ नहीं आती थी, क्या अंतर है? अभी हम बोलते हैं हैदराबाद में बाढ़ आ गई, फलाने शहर में बाढ़ आ गई, बाइक बह करके जा रही है, ये इसका क्वेश्चन आता है। तो पहले आप लिस्ट पकड़ा दो, कितनी सारी वाटर बॉडीज नेचुरल थी, मैन मेड थी, भोपाल का बड़ा तालाब, ये वो। भोपाल तालाबों का शहर है, इसलिए भोपाल में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि यहाँ वाटर बॉडीज बनी हुई हैं और पानी उनमें जमा हो जाता है। हैदराबाद ने और तेलंगाना ने अपनी वाटर बॉडीज खत्म कर दी, उसी के ऊपर बिल्डिंग्स बना दी, तो पानी जमा होने का कोई रहा नहीं, तो पानी बह के निकलता है, तो बाढ़ आ जाती है शहर के अंदर, सीधी सी बात। एक ढलान है और ऊपर से पहाड़ों से कहीं पानी आ रहा है तो सीधा सीधा घुसाता है। तो ऐसे में आप साइड में कोने में एक पूरी जो 40 की लिस्ट पता है ना, तो भारत में इतनी सारी वाटर बॉडीज, रामसर साइट है, उनका कंजर्वेशन का ये फलाना, और एक लाइन खींच करके 40 फटाफट चिपका दिया। अब यहाँ क्वेश्चन कौन सा है? वाटर बॉडीज का भी है, इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन मूल क्वेश्चन दूसरा था। लेकिन वो जो 40 आपने लिखी ना, वो उसके दिमाग में वो कर जाए, क्लिक कर जाए, वो आपको मार्क्स देते हैं। तो क्या नॉलेज है, कितना कुछ याद है। पिछले वाले ने तो लिखी नहीं थी, पागल है, उनको आता ही नहीं कुछ, ये होता है। इसलिए आर्टिकल के नंबर याद करो, आर्टिकल 16 ये पूरा रटा हुआ, 17 ये आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी पूरे रट के रखो, हमेशा काम आएंगे, कहीं पे भी चिपका था। मैंने आपको बताया था कि कमजोर वर्गों के लिए जब प्रोविजन की बात आए, पर्यावरण के लिए जब प्रोविजन की बात आए, महिलाओं के लिए जब प्रोविजन की बात आए, एससी एसटी या किसी के भी लिए, तो एक स्ट्रक्चर होता है आंसर का, एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है आंसर का। वो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। किस किस क्वेश्चन में लिख सकते हो? देखो, लिस्ट बनाओ। पहला है एससी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जब भी आया कि सरकार ने शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया है। शेड्यूल ट्राइब, कई बार शेड्यूल ट्राइब का अलग से आता है, या कई बार एससी एसटी का साथ में आता है। इन्वायरमेंट के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या क्या किया। कई बार वीकर सेक्शंस के नाम से आ जाता है, वीकर सेक्शंस के लिए क्या क्या किया। अब ये इतने कॉमन क्वेश्चन है कि हर साल यूपीएससी में किसी न किसी थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में, सेकंड में आता ही है, कई बार फर्स्ट में भी आ जाता है, करंट अफेयर्स के रूप में आ जाता है। अब इसका एक आंसर डिजाइन करने का एक बेसिक ढांचा है, वो क्या है? कास्ट है। वो कास्ट देख लो। पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जब भी कभी इस प्रकार की चीजें पूछे कि क्या किया है, तो पहला लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में यदि उसका जिक्र है, तो सबसे पहले तो प्रीएम्बल वाला लिखोगे, प्रीएम्बल में इस जगह पर इस बारे में ये लिखा है। फिर लिखो कि फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा है। फिर लिखो डीपीएसपी में ये बताया गया इस आर्टिकल के तहत। अगर ये सब रटे हुए होंगे तो आपका आंसर बहुत जबरदस्त होगा। और आगे अगर स्पेशल प्रोविजन है कहीं,
तो वो लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। उसके बाद लिखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन स्टैट्यूटरी प्रोविजन, वैधानिक प्रावधान, कानून बना करके सरकार ने क्या क्या किया है। फिर कानूनों की लिस्ट लिख दो कि सरकार ने, संसद ने ये कानून बना के ये किया, किसी राज्य ने कानून बनाया तो उसका नाम लिख दो। फिर लिखो सरकार के प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम, बोर्ड, कुछ बोर्ड बना होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है, वन्य जीवन बोर्ड, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है। आप मान लीजिए एक और इन्वायरमेंट लिखा इसमें, इन्वायरमेंट भी लिखो, महिलाओं के बाद इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स में तो कुछ नहीं है क्योंकि वो नागरिकों के लिए है, लेकिन बीपीएसपी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो और मूल कर्तव्य में मिल जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए प्रत्येक नागरिक तो कौन सा वाला मूल कर्तव्य, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपने इन सब चीजों को रट लिया तो इतनी जगह पर आप प्रयोग करने वाले हो इन सब चीजों को, पूरा। दरअसल मेंस है ना, इसी टाइप का एक मैनेजमेंट है, 300-400 तरह की लिस्ट, कुछ रटी हुई चीजें, ये सब फैक्ट्स की तरह काम करते हैं। अब आपका एक जनरल आईक्यू, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काम करेगी और वो इन सब में से पुट करेगी चीजें, हो जाएगा। बहुत सिंपल, पर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसकी और जब भी लिखोगे हमें बताना पड़ेगा, तब आप स्कीम, फिर ऐसे में गवर्नमेंट की स्कीम, बोर्ड, प्रोग्राम, ये सब लिखोगे। अलग से कोई फंड बनाया है उसके ऊपर सरकार ने, वो लिखना है, ये बहुत आसान, ठीक है। और फिर उसके रिजल्ट्स, ये सब करने के बाद आउटकम क्या है, आखिर ये सब किया तो कुछ फायदा तो मिला होगा, कुछ परिस्थितियां बदली होंगी, क्योंकि बदलने के लिए तो लिखा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो किया है वो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए लिख दो, मजदूरों के लिए जो किया गया, कई बार मजदूरों के लिए भी आता है, तो मजदूरों के लिए अलग से कानून भी बने, मजदूरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी और मजदूरों के लिए प्रोग्राम भी है। तो ये एक आदर्श उत्तर होता है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है और इसमें आप एबव एवरेज मार्क्स ले जाते हैं। 10 नंबर का होता है तो 7-7.5 नंबर आ जाता है और एवरेज जाएगा 4 का, 5 का। 4-5 तो बहुत अच्छा होता है, 3 जाता है, एवरेज तो 3 का होता है। आप 6 के आसपास पहुंच जाएंगे, 6-6.5 के आसपास पहुंच जाएंगे आराम से, केवल ऐसा लिख करके, और आप सेफ भी रहेंगे, यानी विकेट भी नहीं गया, 2-2, 4-4 नंबर भी मिलते रहे, वो रन भी मिलते रहे और कभी कभी चौका भी लग गया, रिस्क भी नहीं लेनी, छक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका स्कोर बोर्ड चल रहा है। तो ये आईएएस बनने के तरीके हैं, ठीक है, कर सकते हो आप लोग, पर मेहनत करना पड़ेगी, ऐसी कॉपीज बनानी पड़ेंगी, इसमें आपको नोट करके रटने की प्रैक्टिस करो, जाके लिखना ही है। आप चिंता मत करो कि हम फालतू मेहनत हो रही है, क्यों रटे हैं, अरे लिखना है जाके, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, लिखना है जाके, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे आते हैं, प्रश्नों की डिमांड ही होती है, हम मजाक में ऐसे ही नहीं कर रहे, प्रश्न की डिमांड होती है, वो क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता। नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आप जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पुराने जो है कई सारे प्रधानमंत्रियों की देखो, तो फिर इस समय में 2022 में, 21 में, 19 में जो प्रधानमंत्री है तो उसकी आदर्श कई तरह का होना चाहिए कि वो कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम उसकी योग्यता होनी चाहिए। पुराने सबसे कंपेयर करोगे तो किस हिसाब से आप एक लिस्ट बनाओगे ना, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, एकमात्र चीज है कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, परवाह नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्या जा रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं, बात सही है या गलत उससे भी कोई लेना देना नहीं, बताना है और सबको सुनना है। अब अधिकांश लोग चूंकि जानते नहीं है और एवरेज के बिलो एवरेज है, तो उनको लगता है कि तो बहुत ज्ञान की बात। 10% लोगों को समझ में आएगी, 5% लोग, 2% लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो विलेन बन जाएंगे, रवीश कुमार टाइप, सब लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, राष्ट्रद्रोही है, इसको बस बुराई निकालनी है बस,
तो वो एक समय थक हार के हथियार डाल देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त परिणाम। मैं तो इनके बनने के बाद तो आईएएस की परीक्षा और बहुत ज्यादा सरल हो गई। पहले भी थी, हमको तो पता था कि यही आईएएस की एग्जाम और यही होता है, ठीक है। वो तो क्या, फिर वो बन जाता है ना, करप्शन के पैसे आने लगते हैं, या फिर वो तो फिर बेल्ट भी महंगा वाला खरीद लेते हैं, पेंट भी बहुत महंगी पहनने लगते हैं। पहले 400-500 की पेंट पहनते थे, बाद में 3-4 हजार 5 हजार से कम की पेंट नहीं पहनता। फिर वो थोड़ा सा स्मार्ट सा दिखने लगता है, तो फिर वो थोड़ा संतुलित होकर बोलता है, फिर बोलता है ऐसा नहीं, फिर इंग्लिश में बड़बड़ाना, फिर ऐसा लगता है कि मतलब बहुत टफ है यार ये एग्जाम। मतलब उसकी कॉपी निकाल के लाओ, उसके सामने पढ़ो, रो देगा वो, आंसू आ जाएंगे उसके। हमने तो इंटरव्यू पढ़ा एक टॉपर का, प्रतियोगिता दर्पण का। वो आता था ड्यूटी से और उसका दोस्त था, वो दोनों एक ही साथ सेलेक्ट हुए थे। उसने इंटरव्यू नहीं दिया, उसमें विश्वास नहीं रखता, उसको बहुत बेकार लगता था, बकवास लगती थी इंटरव्यू वगैरह देना, बहुत बकवास लगता। तो वो बोले साला अपनों ने तो इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं छपवाया और इसने क्या छपवाया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, तूने पढ़ा कि नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ा नहीं मैंने, हम सब साथ में ही थे। तो बोला आने दो उसको। तो आया कुर्सी पर बैठा, उसने कहा वो लाना प्रतियोगिता दर्पण लेकर, वो आज इसका इंटरव्यू छपा है ना, तो लेके आया। उसने कहा फिर प्रश्न, प्रतियोगिता दर्पण का प्रश्न, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, मतलब ये इस टाइप का कुछ। फिर उसने पढ़ना शुरू किया उसको, बोला ऐसे ऐसे। अरे यार छोड़ दो ना, मत पढ़ो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो। तो मेरे दादाजी लाल बत्ती गाड़ी को दिखा करके कहते थे तुझे इसमें बैठना है, मतलब ऐसा, मतलब क्यों, ये लाल बत्ती होती है, अपने को पीली मिलती है, लाल मिलती है। तो फिर वो छेड़ते थे उसको, फिर अगली लाइन पढ़ते थे, चौथी लाइन में आंसू आ जाते थे उसको, जब वो उठ के चला जाता था। यार कमाल है, मतलब इतना भी कौन वो करता है। तो होता नहीं है, एकदम बकवास चीज होती है, ठीक है। बहुत बुरी हालत है, असली हालत बिल्कुल दूसरी है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस ये है कि मेहनत करना पड़ेगी और ऐसे सारे शातिरों से लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी की तरह नहीं चलेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं हम तो मतलब नीति नियम से चलेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं, ऐसा नहीं। मतलब सब वो राहुल गांधी, कई बार आप ट्रैफिक में जब चलते हो तो कई लोग हॉर्न इस तरह से देते हैं कि सामने वाला साइड में कर ले और रुक जाए, बस उसको आगे निकलने दे। भाई गाड़ी चल रही है, तेरे में दम है तो साइड में से निकाल ले, तेज भी तो चलाना पड़ेगी उसे, हमसे तेज चलाना पड़ेगी ना। हम अगर 40 पे चल रहे हैं और तुमको आगे निकलना है, तुम 50-60 पे चलाओ और साइड में से निकाल ले जाओ, उसको झक मार करके साइड देना पड़ेगी। कुछ लोग हॉर्न इस तरह से देते हैं कि भैया साइड में खड़ी कर लो, मुझे आगे निकलना है। राहुल गांधी की स्टाइल यही है, वो अपनी स्पीड से चला जा रहा है आदमी, बल्कि उसने सब अपने वाले नहीं छोड़े, उसने आडवाणी और वो सब पता नहीं कहाँ गए, वो भी कहीं फिका गए सब लोग, और वो सबको पीछे करते हुए जा रहा है। अब आप रास्ते में कहीं खड़े हो और देख रहे हो कि जा रहा है और ये हमको आगे नहीं आने देता, ऐसे थोड़ी होता। आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा आगे, कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आगे निकलने का। आप नीति नियम से नहीं चल सकते, नीति नियम से तो आप आईएएस नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे नहीं हम इतना रट लें, इतना कुछ पढ़ लें, इतनी मेहनत कर दें, कि कई लोग बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। नहीं, शोर इतना ज्यादा मचाओ कि सफलता कदमों में आ गिरे। तो ये है मोदी स्टाइल, और ये यूपीएससी है। यूपीएससी में आपको यही करना पड़ेगा, यानी जो कुछ भी रटा है उसको एग्जाम में जाकर लिखना है, उसको वसूलना है, ठीक है, नंबर देना ही है उसको। तो आज का सूत्र बिल्कुल बहुत लाइट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये सब बताते हुए।
कि आज मैंने एक तरह से वो रिवील कर दिया, मतलब बिल्कुल ही एकदम ही खत्म ही हो गया। मतलब ये था वो जादुई मंत्र जिससे आप IAS बन सकते हो, और कुछ नहीं है। पर ये है कि इसमें अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा ना, यानी कि मोदी जी ऐसा नहीं कि साधारण वाला कुर्ता उर्ता पहने हैं, बहुत महंगा है कुर्ता, जैकेट, वेल ड्रेस, हेयर कट और पूरा ये, और फिर बहुत अच्छे से पेश करते हैं उसको। ऐसा आपको भी करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा वो ऐसे कुछ तो भी नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगी और उसको अच्छे से पेश करना पड़ेगा। पेश करना भी आना चाहिए, प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए, पैकेजिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए, अंदर चाहे कुछ भी निकले बाहर का पैकेज, कई बार आप देखते हो पैकिंग बहुत जबरदस्त होता है, अंदर कुछ नहीं रहता होता। तो वो पैकिंग का जमाना है। गुजराती आदमी ये बहुत अच्छे से करता है, गुजराती आदमी की विशेषता होती है, वो बेचना जानता है, कुछ भी बेच जाएंगे लोग। कई लोग बोलते हैं जो बोलता है उसका बहुत कुछ बिक जाता है। मैंने ये प्रयोग करके देखा, जब मेरे यहाँ तंगी होती है, बच्चे नहीं आते और कोचिंग में बहुत दिक्कत आती है और एकदम तंगी हो जाती है, बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे, तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। जैसे कोई बच्चा आया, नोट्स लेने आया, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम अगर ऑनलाइन, ये मेरे नेचर में नहीं है, लेकिन पैसा ही नहीं होता तो फिर आदमी बोलते हुए फिर करेगा क्या। पिताजी से उधार मांगे, उन्होंने नहीं दिए, और कहीं दोस्त से कहा थोड़ा कुछ दो, वो भी नहीं दे, तो फिर प्रयोग ही करना पड़ेंगे। तो फिर प्रयोग करते हैं कि आज अगर कोई बच्चा आया तो उससे बहुत ढंग से बात करेंगे। जनरली हम फोन भी नहीं उठाते, साइलेंट ही पड़ा रहता है। जब पैसे होते हैं तब हम फोन नहीं उठाते पैसे होते हैं अपने पास, अकाउंट में ठीक ठाक है, एडमिशन ठीक ठाक हो गए, 4-5 लाख रुपए आ गए, फोन साइलेंट ही रहता है। और जब पैसे नहीं होते तो मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, हर कॉल उठाता हूँ पता नहीं कैसे किससे पैसे मिल जाए तो बहुत मजेदार लाइफ है। तो वो बच्चा जो आता है वो केवल नोट्स लेने के मूड से आया, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उसको समझाएंगे कि देखो ऐसा है कि केवल नोट्स से तो तुम बन नहीं पाओगे, और हमारी क्लास है, और इस क्लास को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर लो, तो 4 घंटा रोज ज्ञान मिलेगा, और अगर तुमने कंटिन्यूअस हमारे हिसाब से होमवर्क किया तो 1 आध साल में बन जाओगे, 2 साल में बन जाओगे। तो अगर ऐसे 10 बच्चों को बोलते हैं तो 3 तैयार हो जाते हैं और हमारा काम चल निकलता है। तो मैं हमेशा तभी बोलता हूँ जब मुझे जरूरत होती है। और उस दिन सुबह गायत्री माता के जो मैं 1 घंटा जाप करता हूँ रोज, उसमें डिमांड उसी दिन वहां पे बोल के आता हूँ गायत्री माता से कि आज कुछ नहीं है और आज 2-3 कुछ भेजो, ऐसा कुछ करो। बाकी नहीं मांगता, जब होते हैं तब नहीं मांगते, लोभ लालच नहीं करते। ऐसा नहीं कि 10 लाख पड़े हुए हैं और 10 लाख और आ जाए, ऐसा नहीं। जब 0 हो जाता है तब बोलते हैं बिल्कुल कुछ नहीं है, खत्म। तो आप बोलते 3 भेज दो तो महीना निकल जाएगा और थोड़ा खर्चा पानी भी सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, किराया विराया भी सब देना, तो हो जाता है, बहुत आसान है। तो हम ये प्रयोग करते हैं, तो ये बोलना पड़ता है। नहीं बोलोगे तो नहीं बिकेगा, कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेता। आप देते रहो फ्री गाइडेंस, चाहे यहाँ आकर के और कुछ करते रहो, आप बहुत पॉपुलर हो, यूट्यूब पे देख लेंगे लोग, कोई एडमिशन नहीं लेता, आपको बोलना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना बिना मांगे जो है वो माँ भी रोटी नहीं देती, या कई लोग बोलते हैं जो बोलता है उसका कुछ भी बिक जाता है। इसलिए आपने देखा हो कई दुकान वाले न्यू मार्केट में जाओ तो बाहर खड़े रहते, आइए ना अंदर आइए, ये वाला फल उनके यहाँ बहुत बिकता भी है, बहुत बिकता है। और जो अंदर ही बैठा रहता है, जिसको जरूरत होगी आएगा, ठीक है, उसका नहीं बिकता, वो अंदर ही बैठा रह जाता है तो जिसको जरूरत होती है वो सब बेच देते हैं, वो बाहर आकर के। यूपीएससी में आपको अपने आंसर को इसी तरह से सेट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन का जमाना है, दिखाना पड़ेगा, प्रस्तुतिकरण बेटर होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, मटेरियल सॉलिड होना चाहिए, और उसका एक वे होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, आगे समझ, नंबर खींचने वाला होना चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लगता है कि ये इंप्रेस करेगी ये वाली चीज, उसको हाईलाइट करो, उसको छुपाओ मत, पैराग्राफ में मत लिखो, उसको अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, चमकाओ। पहले तो कलरफुल होते, हमारे टाइम पे तो कलर थे, मैं 6-7 कलर ले जाता था। मेरी टेबल पे चूड़ी पड़ी रहती थी, वो जो वो आता था वो पड़ा रहता था,
तरह तरह के वो पड़े रहते थे जो पूरे स्टेंसिल होते थे जिनसे वो बनाते थे। तो इतनी सारी, क्योंकि प्रतिबंध नहीं था पहले हमारे, हम जब यूपीएससी मेंस देते थे तब मैं इतनी सारी सामग्री ले जाते थे अच्छी खासी। तो सब लोगों को लगता है यार ये तो चालबाजी है, मतलब ये क्या तरीका हुआ। तो हम तरह तरह के गोले बना लेते थे, अलग अलग डिजाइन बना लेते, उनमें फिर लिखते थे तो बहुत अट्रैक्टिव कॉपी हो जाती है, और अलग अलग पेन से 3-4 कलर से। और मेरा तो फिर जोलॉजी था, तो मैं तो डायग्राम बनाता था, तो झींगा मछली बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो इतना जो पेड़ वाले का पेड़ का कलर, पानी बताना है तो पानी का कलर, जिसका जो है वही कलर लिखते थे। इतना अच्छा लगता था कॉपी, बहुत मार्क्स मिलते थे, इतने प्रयोग करते थे। अब तो वो सब जमाना नहीं बचा, अब तो 2 ही कलर लगा सकते हो आप, ब्लैक और ब्लू। उसी में जितना कुछ जौहर दिखाना है दिखा दो, जो भी करना है उसी में कर लो। अब ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। पहले बहुत ज्यादा थी, छूट बहुत थी, प्रेजेंटेशन की छूट थी, लाइन भी नहीं थी, और प्लेन कॉपी होती थी विदाउट लाइन वाली, और वो भी बहुत सारे पेजेस होते थे। अब लिमिटेड स्पेस दे दिया उन्होंने, एक प्रश्न ऊपर लिख दिया, नीचे स्पेस दे दिया, इसी में आंसर लिखो। आगे लिखोगे तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें नहीं जा सकते। तो अब आपके अंदर प्रस्तुतिकरण का उतना ज्यादा नहीं बचा, पहले बहुत था, लेकिन अभी भी कर सकते हो। ठीक है, टू द पॉइंट लिखो, फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखो। तो आज कुछ होमवर्क देता हूं, एक तो ऐसे लिखो, बहुत मजेदार ऐसे देते हैं। चलो, भारत में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में मानव विकास, और इसमें HDI भी आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। मैंने टॉपिक ही इसी टाइप से कर दिया है कि उसमें बहुत चीजें आप इसको इतना खूबसूरत बना सकते हो। तो मुझे सुंदर से सुंदर ऐसे 1000 वर्ड्स में लिख के बताओ। अगले सैटरडे को आप आओगे तो ये ऐसे लिख के बताओ, कितना सुंदर लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए। और 250 का, अगर 250 का नहीं 100 मार्क्स का देते हैं, क्योंकि उसमें तो और भी ऐसे लिखने होते हैं, तो हम इसका 100 मार्क्स लिखते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि 100 में से, और आपका टारगेट होना चाहिए 80, 70 तो होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे 70 आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, रेयर। टॉप 10 लोगों को 70 मिलते होंगे 100 में से, केवल 10 भारत में। लेकिन 10 को भी तो मिलते हैं ना, आखिर कुछ तो वो ऐसा करते होंगे कि 10 को मिला है। तो आप उस 10 में पहुंचने की कोशिश करो। 60 लाओगे तो आप टॉप 100 में हो जाओगे। 100 में से 60-100 लोगों को मिलते होंगे, और 50,000 लोगों को मिलते होंगे, तो एवरेज हो गया। 50 तो एवरेज हो गया। वैसे एवरेज 40 होगा, नहीं 45। 100 में से 45 को एवरेज कह सकते हैं। एवरेज 45 या 40 मान के चलिए, बहुत कम होता है एवरेज। तो आपको एबो एवरेज जाना है। हमेशा हर पेपर में एक लक्ष्य बनाओ कि आपको एबो एवरेज जाना है, ये ध्यान रखो। जा सकते हो, कॉन्फिडेंस का भी गेम है, मटेरियल भी चाहिए, और प्रेजेंटेशन का तरीका भी चाहिए। तीनों चीजें चाहिए। मैटर भी स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, छुपाना नहीं है चीजों को, देना है, जो भी नॉलेज है उसको देना है। और फिर प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, कहाँ देना है, कैसे देना है, ये बुद्धिमानी पे डिपेंड करेगा, ये अकल पे डिपेंड करेगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कई बार कुछ लोग खाने में 4-5 आइटम ही बनाते हैं, लेकिन परोसने का तरीका ऐसा होता है उनका कि कमाल कर जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। और कई लोग बनाते बहुत कुछ है, लेकिन गिचपिच कर देते हैं, और परोसते इतने गंदे तरीके से कि खाने वाले को बहुत बुरा लगता है। ये क्या है, मतलब कई बार जिसको, जब हम लोग बाहर बहुत खाना खाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया में घूमते थे, तो कई तरह के परिवारों में खाना खाने के लिए बुलाते थे। जहाँ पे भी कार्यक्रम कराने के लिए जाते थे तो हमारा खाना लोगों के घरों में होता था। तो हमने वो कला देखी परोसने की, देने की। उनके घर में जैसे कोई चीज़ है, 6 लोग खाना खा रहे हैं
और कोई चीज केवल 2 कटोरी है, तो बिल्कुल खाना खत्म हो गया और आपने खा लिया, तब उसको लेके आएंगे, अरे ये तो हम भूल ही गए आपको देने के लिए। तो फिर वो सब लोग ज्यादा खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं, तो टेस्ट भी हो जाता है, तारीफ भी हो जाती है कि ये भी था मतलब, और वो काउंट भी हो जाता है उस चीज में कि अच्छा ये भी मतलब एक चीज एक्स्ट्रा खाई हमने, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है, और ज्यादा भी नहीं खिलानी पड़ी। शुरू में उसको दे देते तो पोलपट्टी बाहर आ जाती, क्योंकि टेस्टी बहुत था, लोग ज्यादा मांगते, पहले खा लेते हो। तो ये तरीका होता है कौन सी चीज को कहाँ देना, कब देना, कितना देना, किसके पास रखना, नहीं तो रोटी गल जाएगी, रोटी के अंदर वो घुस जाएगा, चावल के अंदर अगर ये घुस गया तो फिर चावल का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसको उससे दूर रखना। थाली में किसको कैसे जमाना, ये कला है। केवल खाना बनाना और टेस्टी खाना बनाना कला नहीं है। इसलिए किताबें बहुत सारी इकट्ठी कर लेना, नोट्स बनाना, तो ये किताबें इकट्ठी करना मतलब आपने किचन में बहुत सारे मसाले और तरह तरह के 50 तरह के मसाले आपने इकट्ठे कर लिए। कई महिलाएं जो खाना बनाती हैं वो उनके यहाँ घरों में 4 या 5 मसालों से ज्यादा नहीं होता, 5 डब्बे ही होते हैं, लेकिन खाना बहुत टेस्टी होता है। और किसी के घर में 50 डब्बे होते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल थूकने लायक होता है, खा ही नहीं सकते आप उसका खाना। तो डब्बों से नहीं होता, पैसे से नहीं होता, किचन कैसा है, मॉड्यूलर है, ये है वो, उससे नहीं। जमीन पे बैठ के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है। तो बड़ा शानदार किचन है, ऐसा लगता है जैसे यूरोप में ही आ गए, लेकिन आता जाता कुछ नहीं होता, ये बकवास है। यही आपका है कि आपके घरों पे किताबें कितनी हैं, नोट्स कैसे बना रहे हो, और बाद में एग्जाम में कैसे लिख रहे हो। असली कहानी वो है, एग्जाम में कैसे लिख रहे हो। तो लिखने का ही कमाल है, सब कुछ लिखने का, प्रेजेंटेशन, पूरी दुनिया उस पर टिकी हुई है। ठीक है, ट्रंप बन गया था, ट्रंप, जितने भी ऑटोक्रेट आप देखो दुनिया के, सब अपनी पॉपुलर चीजों, पॉपुलिस्ट, उन चीजों को बेच बेच के सब बड़े बड़े आदमी बन गए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैंने 2014 में जब मैंने क्लास शुरू की थी, तब मैं इस स्टाइल में पढ़ाता था, और ये बहुत भीड़ हो जाती थी तब, और ऐसे ही क्लास चलती था। आज मेरे को पुराने दिन याद आ रहे, मैंने लगभग उसी स्टाइल में आज आपको बातें बताई है। ठीक लगी आपको, चीजें समझ में आई, थोड़ा रिलैक्स भी हुए होंगे, परीक्षा आ रही है ना, तो वो उससे भी ठीक होता है। नहीं तो अभी बहुत सारे बच्चे तो मेरे को बता रहे थे कि ये जो 5 जून का पेपर हुआ सर, आता भी बहुत कुछ था, ये था, लेकिन हवा नहीं लगी। आधा घंटा तक तो दिमाग ही घूमता रहा, और प्रश्न पढ़ते रहे, लेकिन हल भी नहीं कर पाए। लास्ट में 20-25 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो जल्दी जल्दी लगा है। तो बहुत सारा तो गेम कॉन्फिडेंस का ही है। आप अगर ढीले हो गए, लफड़ा हो गया, कुछ दिमाग शुरू में घूम गया, तो कई बार पूरा 1 घंटे तक दिमाग कुंद रहता है, और अलग ही उसमें जो है आवाजें आती रहती है, आपको समझ में ही नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ टोटका टाइप कर दिया कि ये पास ना हो किसी दिन। ऐसा नहीं होता, कोई टोटका नहीं है, ये हमने बताया। वैसे लाइट रहो, स्मूथ रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, चीजें कलेक्ट करो, लेकिन कलेक्ट के साथ साथ यूज करने के स्थान भी खोजते जाओ, किसको हम कहाँ यूज करेंगे, कौन से आंसर में थे। ये बड़ा प्रैक्टिकल है, और अगर आप ये करोगे तो आज मैंने एक तो ये होमवर्क दिया, थोड़ा और लिख लो, कुछ कल्चर में लिख लो, एक भीमबेटका के ऊपर लिख के आओ, भीमबेटका पे 1 पेज लिखो, एक माइक्रोलिथिक कल्चर पे लिखो, सूक्ष्म पाषाण कल्चर, माइक्रोलिथिक कल्चर। एक लिखो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एमपीपीएससी के लिए स्पेशली, आता ही है। हमारे टाइम तो पहले से ही तैयार करके जाते थे लोग, पहले एमपीपीएससी के क्वेश्चन फिक्स थे, 96 वाले 98 में आते थे। 96 का पेपर पूरा 90% 98 में आएगा, 1 साल छोड़ के। आप 99 में बैठ रहे तो 97 वाला कर लो, हो गया। हाँ, प्री में 50 ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाते थे 1 साल पहले। तो मेरा जब पहली बार दिया था, ऑप्शनल था, उस समय ऑप्शनल था जूलॉजी,
तो मेरा पहला क्वेश्चन जो गलत था वो 71 पे जाके था, 70 तक तो एकदम लाइन से वही थे, वो सुबह पढ़े थे मैंने, और 2 घंटे बाद एग्जाम था और उनके आंसर देखता जा रहा था, क्वेश्चन पढ़ रहा था, पीछे आंसर देख रहा था, ABCD वाले। तो लाइन से वहां देखा तो 1 से लेकर 70 तक वही थे, फिर इकट्ठ हो गया, फिर वापस दूसरे सालों के शुरू हो गए, पूरे पेपर ये। एक बार तो उसने प्रतियोगिता दर्पण का कोई इश्यू था, तो उत्तर प्रदेश का पेपर छपा था, तो उत्तर प्रदेश के पेपर का जो उसमें 31वां 32वां कुछ प्रतियोगिता दर्पण का पेज था, तो उसके सारे क्वेश्चन थे, 2 पेज के क्वेश्चन पूरे लाइन से, 30-35 क्वेश्चन वहीं से थे। तो ये आउट करने का तरीका होता है, पेपर सेटर ऐसे बता देता है, ये अपने परिचित को फोन कर देगा, भांजे भतीजे को, तू बैठ रहा है ना MPPSC में, इस महीने का प्रतियोगिता दर्पण उठा और 31वां 32वां पेज कर ले, 40 क्वेश्चन तो मैंने वहीं से दिए, आगे भी कहीं से दिए होंगे, वो हमको हवा नहीं लग रही थी, आगे वाले भी कहीं से होंगे। ऐसी MPPSC थी, वहां से निकल करके आई है यहाँ पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बुरी हालत थी इसकी, बल्कि प्रतियोगिता दर्पण में वो 89 की जगह 92 कुछ छपा था, तो उसने भी गलत ही छापा, पेपर में भी गलत था, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में गलत था। तो ये एकदम कचरा परीक्षा थी, घटिया एकदम। अब वहां से निकल करके थोड़ा थोड़ा अब उसने UPSC का नकल करना शुरू किया, तो अब थोड़ी ठीक लगती है, ठीक है। इसलिए हमारा मन में तो किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं, इन परीक्षाओं, संस्थाओं, एजेंसी जितनी है सरकारी, देश का कोई कितना भी बड़ा आदमी, किस कतई आदर और सम्मान आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इनका ओरिजिनल स्थिति देखी है, बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस मैं इसी उम्र में देना चाहता हूँ, शुरुआत में, कि इन सबको बहुत ज्यादा बुद्धिमान या समझदार मान करके पढ़ाई नहीं करनी है, यहां आपको निकलना है, ये जैसे भी है उसमें आपको निकलना है। ये सुधर जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब हम निकलेंगे, नहीं, तब तक न जाने कितने बन जाएंगे कोई भी, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लाइए, तो लिखिए। और इसके अलावा एंशिएंट वाला हो गया था ना, एंशिएंट, मैंने एंशिएंट टेक्स्ट दे दिए थे आपको, ठीक है। अब आप मूर्ति कला लिख लीजिए, स्कल्पचर, गांधार कला, मथुरा कला, डिफरेंस, गांधार कला, मथुरा कला। भारत में मूर्ति कला, और भारत में मंदिरों की शैली, स्थापत्य, मंदिरों की स्थापत्य शैली, आर्किटेक्चर स्टाइल, मंदिर स्टाइल, जितनी भी मंदिरों की शैलियां हैं वो लिखिए। बस इस बार का होमवर्क ये है। और ये जितनी भी चीजें लिख के लाएंगे, मैंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला है वैसे लिख के लाइए, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति।